हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर और इसमें ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, 3 लॉज ऑफ मोशन है, हर एक लॉ को मैं सेपरेट वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा फर्स्ट वीडियो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। जो लोगों ने नहीं देखा मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ मैंने लास्ट दिन भी आप लोगों को बोला था क्या है, अभी इसका हम लोग समझेंगे कहाँ से आया है। और आप लोग बचपन के सीख के आ चुके हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने इधर क्या लिखा, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओरिजिनल जो न्यूटन सर आइजैक न्यूटन का जो बुक था प्रिंसिपिया, उसमें ये लाइन लिखा था, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब ये लाइन एग्जैक्टली ये लाइन नहीं, मतलब मीनिंग, मतलब जो बोलने की कोशिश करते वो तो लिखे थे दूसरे मतलब लैंग्वेज में, टब के जो लैंग्वेज थे उसमें लिखे थे। उन्होंने क्या लिखा था, जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है वो है हमारा क्या, फोर्स। वो क्या कैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा। देखिए हम लोग जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल्स टू dp dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं वेक्टर साइन दे दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी डी टी ऑफ पी। सो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे, टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो हम लोग को क्या मिलेगा, डी डी टी ऑफ पी मतलब क्या, एम वी। सो हम लोग जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास इज अ कांस्टेंट टर्म, सो एम डी वी डी टी। मैंने इधर बोल दिया मास कांस्टेंट टर्म, लेकिन जब मैं रॉकेट मोशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं उधर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि मास भी वेरिएबल हो सकता है। इधर हम लोग कंसीडर कर ले मास कांस्टेंट है। ये लॉ कहाँ काम आएगा, जब रॉकेट मोशन हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर मास चेंज होता रहता है। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बोलूंगा। सो यहाँ से क्या आया, डी वी डी टी मतलब क्या, दिस इज एक्सेलरेशन। यह पता है ए इज द एक्सेलरेशन इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ से आ गया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ किताबों में डायरेक्ट ये लिखा है, कुछ किताबों में ये एक्यूरेट है ये वाला, वहीं से ये वाला आता है। सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और कहाँ से आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आया। मोमेंटम कितना रेट में चेंज हो रहा है ये मैंने कैलकुलस से किया। अगर बिना कैलकुलस के हेल्प से अगर नॉर्मल में एनालॉजिकल प्रोसेस में करता तो क्या होता, मेरा पार्टिकल का मोमेंटम मतलब फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1 बाई टी, यहाँ से भी आता मतलब मोमेंटम आफ्टर टाइम t, मोमेंटम एट इनिशियल टाइम, यहाँ से भी कर सकते थे। सी ये क्या होता है, mv2 माइनस mv1 बाई टी, m कॉमन लेके v2 माइनस v1 बाई टी, यहाँ से भी एक्सेलरेशन, यहाँ से भी हम लोग प्रूफ कर सकते थे। कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ से भी प्रूफ, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा आप लोग कैलकुलस के मदद से कीजिएगा क्योंकि एकदम ईजी चीज़ है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अभी यहाँ से कैसे कैसे टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, कैसे कैसे टाइप, एक इजी प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। अगर क्वेश्चन आ गया, बॉडी का मास दे दिया है और प्रॉब्लम करने से पहले यहाँ से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिल रहा है। मैं थोड़ा बोल देता हूँ, उसका प्रॉब्लम्स तो कराऊंगा ही, पहले फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है जूल। सॉरी जूल क्या बोल रहा हूँ, डाइन, मेरा भी दिमाग आज खराब हो जा रहा है। तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। और न्यूटन और डाइन के बीच में हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है एन से, इसको डी वाई एन से। सो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है। सो मास का मतलब हम लोग का ऐसा यूनिट, सो 1 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। सिमिलरली 1 डाइन का क्या होगा, मास का सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम। एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमें न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन मिलेगा। सो हम लोग अगर करें यहाँ पर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू
100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1000 100 तो कितना हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या है डाइन, सो दैट इज 10⁵ डाइन। सो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो ऐसे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब मैं प्रॉब्लम बोल रहा था एक क्वेश्चन करते हैं। फोर्स का यूनिट मिल गया, कहाँ से दोनों यूनिट के बीच में रिलेशन भी मिल गया। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, क्या क्वेश्चन पूछे कि ए बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्रीली फॉलिंग, ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, इसमें एक आप लोगों का कॉन्सेप्ट बोलूंगा, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन, ये मैं कराऊंगा। फिर यहां से मैं क्या आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूं वो समझिए, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सो मतलब बॉडी का मास बोल दिया है 10 ग्राम, सो नीचे की तरफ 10 ग्राम मास बोल दिया है 10 ग्राम, नीचे की तरफ क्या काम करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसमें क्या काम करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जी का वैल्यू सीजीएस में क्या है 980 कितना 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड को 9.8 होता है, लेकिन ये हमारा सीजीएस में 980। सो कितना फोर्स, तो फोर्स हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, इधर मास डाउनवर्ड ग्रेविटी के लिए एक्सीलरेशन क्या है mg, तो यहाँ से 10 × 980 दैट इज क्या हो गया 9800 डाइन। सो इतना फोर्स काम कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और लेकिन देखिए इधर से क्या हम लोग को मिला, इस चीज का नाम है केजी वेट भी हम लोग, सॉरी इसको हम लोग ग्राम वेट भी कह सकते हैं, या अगर एसआई में कंसीडर करें केजी वेट भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ से हमें वेट का कॉन्सेप्ट मिला। मतलब ये प्रॉब्लम समझिए एकदम इजी प्रॉब्लम था। इधर से देखिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्या हम लोग जो वेट मशीन में वेट करते हैं ना अपना, हम लोग जो वेट करते हैं वो हम लोग क्या मास मेजर करते हैं या वेट मेजर करते हैं, जानते हैं आप लोग? या आप लोग अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन करूँ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, क्या आप लोग बता पाएंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या है? कुछ जिन लोगों का आइडिया है वो लोग बता पाएंगे, जिन लोगों का आइडिया नहीं वो लोग कुछ बता नहीं पाएंगे। देखिए मास क्या है, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। एक मैटर इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, जो कि हमारा हर इसका भी है। लेकिन वेट क्या चीज है, देखिए मास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड हेल्प्स टू ऑक्यूपाई अ स्पेस। लेकिन वेट क्या है, यहाँ पर सोचिए एक पर्सन खड़ा है, इसका एक मास होगा, इसका एक मास होगा, लेकिन इसका वेट क्या होगा, इसके ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इसका वेट। मतलब वेट का जो फॉर्मूला है F = mg, लेकिन मास क्या है सिर्फ m, मतलब मास के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड होने से हमें वेट मिलता है। मैं लिख दे रहा हूं वेट = मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आप लोग जब भी वो कोई वेटिंग मशीन के ऊपर खड़ा होकर अपना वेट देखते हैं तो वहां पर आप लोग मास नहीं देखते, वो अपना वेट देखते हैं। क्या देखते हैं? वेट। वो आप लोगों का क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाइड होकर आपका मास उधर शो कर रहा है। सो हम लोग मास कैसे मेजर करेंगे? मास मेजर करने के लिए हमें एक इवैक्यूएटेड चेंबर चाहिए जहां पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगा, जहां पर पूरा एकदम इवैक्यूएटेड चेंबर, वहां से हम लोग मास मेजर कर पाएंगे। सो वेट का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? ये सब कुछ कहां से आ रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मिल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मास। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। धीरे धीरे कैच करने की कोशिश कीजिए, ये छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, आप लोग तो इजीली समझ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ पा रहे हैं। सो और एक इधर से देखते हैं, यहाँ से हमें एक चीज का देखना पड़ेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या हम सेकेंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? डिराइवेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। और यहाँ से क्या लाइन लिख सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ motion is a consequence of second law। ये क्या चीज है? सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ हम इंटरचेंज करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब
m dv dt। सो ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है उसमें वेलोसिटी कितना काम करेगा, जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसमें वेलोसिटी जीरो, सो उसमें देयरफॉर उसमें फोर्स कितना काम होगा, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, m dv dt, v तो जीरो है तो m इंटू जीरो दैट इज जीरो। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसका वेलोसिटी जीरो, उसमें फोर्स कितना एक्टिंग करता है, जीरो। तो और अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है उसका वेलोसिटी v है तो फोर्स क्या हो जाता है, m dv dt। सो इसको भूल जाइए, इसको देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी इन मोशन स्टेज टू बी इन मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज टू बी एट रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट में रहेगा उसका वेलोसिटी तो जीरो है, तो उसे फोर्स को एक्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो अपना मोशन जनरेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए the body at rest tends to be at rest. This is the special case of Newton's second law from first law, मतलब फर्स्ट सेकंड लॉ टू फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से कैसे हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कर पाएंगे, दिस इज द केस। समझ पा रहे हैं? अभी यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। मैं छोटा छोटा पार्ट में इसलिए छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो 2-3 घंटा का आप लोग धर जाएंगे एक साथ, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट करके डाल रहा हूँ। अगर ये प्रॉब्लम देखते हैं, ए बॉल ऑफ 20 ग्राम इज रोलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रोल करे, एक बॉल रोल करके जा रहा है इतना वेलोसिटी के साथ। कैलकुलेट द force required to stop the ball in 20 seconds। मतलब बॉल 20 सेकेंड्स रोल होके रुकेगा तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बॉल तो रोल हो रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रोल तो होता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। तो अभी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कब रुकेगा, देखिए बॉल का मास दे दिया है 20 ग्राम, वेलोसिटी दे दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर मोमेंटम क्या आ जाएगा, m इंटू वी दैट इज 20 इंटू 10 दैट इज 200 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द, हम लोग का ये क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया मोमेंटम। सो अभी फोर्स क्या पता है हम लोग को, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp dt। या हम लोग सिंपली इधर तो हमें मतलब p2 माइनस p1/0 यही करेंगे, p2 जीरो नहीं सॉरी बाई t। अभी फाइनल मोमेंटम तो मेरा क्या होगा, मेरा बॉडी जाकर स्टॉप कर रहा है, बॉडी जाकर स्टॉप कर रहा है मतलब स्टॉप हो जा रहा है। तो ये है इनिशियल मोमेंट, इतना मैं जा रहा था, लेकिन फाइनल मोमेंटम मेरा क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि बॉडी तो स्टॉप कर रहा है। ये देखिए ये बॉल रोल कर रहा है, इधर आके बॉल तो स्टॉप हो गया, तो इधर एक वेलोसिटी था, इधर वेलोसिटी क्या है, जीरो। सो फाइनल मोमेंटम इज जीरो, सो दैट इज जीरो माइनस 200 बाई टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड्स। सो क्या हो जाएगा माइनस 200 बाई 20 10, सिंपली माइनस 10 डाइन। अब ये नेगेटिव साइन, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, माइनस 10 डाइन। लेकिन आप लोग आंसर लिखेंगे 10 डाइन, और जो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। बॉडी इस तरफ मोशन है, फोर्स काम कर रहा है इस तरफ, सो दैट इज वाई द नेगेटिव साइन कम्स। सो आप लोग लिखेंगे फोर्स एक्टिंग टू स्टॉप द बॉल इज 10 डाइन एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स opposite direction of force। ऐसे आप लोग कर पाएंगे, नेगेटिव साइन क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये वाला समझ गए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी अगर एक डेरिवेटिव एप्लीकेशन का प्रॉब्लम कराते, चलिए क्वेश्चन अगर आप लोग को दिया रहे, देखिए अगर ऐसा एक क्वेश्चन रहे, मोमेंटम एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 3t² i कैप प्लस tj कैप प्लस t क्यूब k कैप। ये मोमेंटम एक्टिंग ऑन अ बॉडी दिया है। सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कितना फोर्स इसमें एक्ट होगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, और मैं कर रहा हूँ, आप लोग को रिकमेंड करूँगा वीडियो पॉज करके खुद कीजिए।
फोर्स इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ से dp dt, सो ddt ऑफ 3t² i कैप प्लस t j कैप प्लस t क्यूब k कैप। ये i j की क्यों आ रहा है? मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिट वेक्टर है। तो टाइम डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव 3t², 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आने से 2 × 3 6t i कैप। ये इसके साथ t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तो सिर्फ j कैप पड़ा रहेगा, और इसके साथ इसका होने से 3t² k कैप। ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। लेकिन कितना टाइम में बोला है? एट t = 2 सेकेंड। सो एट t = 2 सेकेंड कितना फोर्स काम करेगा? F = 6 × 2 दैट इज 12i प्लस j प्लस 3 × 2² 4 दैट इज 12 k कैप। ये इतना फोर्स काम करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, इतना फोर्स काम करेगा। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन लोग का होल स्क्वायर करके हमें कर देना पड़ेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, कितना फोर्स काम करेगा। सो आंसर है दिस वन। सो ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स। और एक प्रॉब्लम, अगर थोड़ा दूसरा टाइप का एक प्रॉब्लम कराएं आपको, मैं सिर्फ वेरियस टाइप्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अभी प्रॉब्लम बहुत तरह का होता है, आप लोग बुक उठा के कोई भी करिएगा। मैं फिर से अलग से प्रॉब्लम प्रैक्टिस का भी वीडियोस में लाऊंगा। अगर एक क्वेश्चन दिया रहा, ए बॉडी स्टार्ट्स विथ एन, अगर ऐसा एक प्रॉब्लम रहा, मतलब काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ अगर मिक्स करके प्रॉब्लम रहा, विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर/सेकेंड एंड नहीं सर, ये इनिशियल वेलोसिटी इसको 40 मीटर/सेकेंड कीजिए एंड स्लोज डाउन टू 10 मीटर/सेकेंड। कैलकुलेट द force of the body responsible किसके लिए? for its slow motion। मतलब बॉडी जो स्लो हो गया किसके लिए होगा? बॉडी का मास दे देते हैं, मास ऑफ द बॉडी कंसीडर कर लीजिए 50 kg, 50 kg का कोई बॉडी है। सो मतलब क्या, एक बॉडी जा रहा था कुछ वेलोसिटी के साथ 40 मीटर/सेकेंड के साथ, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स काम किया, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर/सेकेंड। ये फोर्स कितना है हमें ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा वीडियो पॉज करके खुद कीजिए। मैं तो करा दूंगा, लेकिन आप अगर खुद से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, v = u - at। माइनस क्यों लिया? बॉडी मेरा स्लो हो रहा है, बॉडी स्लोज डाउन, इसलिए क्या एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए माइनस लेना पड़ रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू u - v/t, ये मिलेगा। और एक चीज़, इधर टाइम भी मेंशन करना चाहिए था मुझे, टाइम मैंने मेंशन नहीं किया, टाइम मेंशन कर देते हैं 10 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो हमें चाहिए इधर, बिना टाइम का तो नहीं होगा। सो u - v, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40, फाइनल वेलोसिटी कितना? 10/10 दैट इज 30/10 दैट इज 3 मीटर/सेकेंड। से एक्सेलरेशन मिल गया। तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 50 kg, एक्सेलरेशन कितना है? 3, सो 150 न्यूटन। इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को स्लो करने के लिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग न्यूटन्स का सेकंड लॉ समझ पाए हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, जहाँ पर मैंने इम्पल्स ऑफ फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।